नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा का प्रीबीएड का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं जो 2024 का जुलाई 17 का था और किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया हुआ था हम चलिए बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो भाग रखता है, पार्ट 1 ए भाग और पार्ट बी, है ना। तो 80 क्वेश्चन रहता है पार्ट ए में, पार्ट बी में 20 नंबर का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, वह तो गया यह किस काल का उदाहरण है? संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। संकल्प किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यंक, पर्यंक किस शब्द का तद्भव है? पलंग, पालकी, पर्यटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत जो है कहाँ से आता है? तो संस्कृत से, तत्सम जो है संस्कृत से आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द का अर्थ बताने वाली शक्ति होती है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? बुढ़ापा, कठोरता, सजावट, अपनापन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बुढ़ापा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए, ऑस्ट्रिक है, द्राविड़ है, चीनी तिब्बती है, भारूपीय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारूपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथार्थ में कौन सा संधि है? देखिए यहाँ पर अ है ना, आ का यहाँ पर स्वर संधि आपको दिख रहा होगा, है ना। तो स्वर संधि सभी में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ। ठीक है। तो अगला देखिए, भूतकाल की कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आपको 6 भेद। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, है ना। 9वां नंबर, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, उपकार जो दिख रहा है ना आपको, देखिए पढ़ाई में नहीं हुआ है, लाभदायक नहीं हुआ है, अपनापन में। उपकार में क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ये अगला पार्ट है, सेक्शन 2, सामान्य अंग्रेजी बोध है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आई विल हैव कंप्लीट माई टास्क ब्लिंक फ्राइडे। ऑप्शन में है टिल, बाई, ऑन, इन। तो ऑप्शन बी बाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, शी कॉल्ड मी यस्टरडे आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड दिस क्लास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर दिख रहा है, शी कॉल्ड मी यस्टरडे बट आई वॉज नॉट एबल टू, है ना, अटेंड दिस कॉल। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ब्लैंक जूस एंड सम एग्स इन द फ्रिज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर क्या कहते हैं? लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, है ना। तो यहाँ पर ए लिटिल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम ब्लैंक ट्रेवल टू आयरलैंड फॉर वोकेशन नेक्स्ट मंथ, गोइंग, विल गो, गोइंग टू, वेन टू। तो गोइंग टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई सन इज ब्लिंक एप्पल ऑफ माई आइज। तो द, ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, द पियानो वाज बीइंग प्लेड बाई रीमा, है ना। तो इसको एक्टिव में चेंज करना है हमको, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, रीमा प्लेड द पियानो। ठीक है, ये नहीं होगा। रीमा इज प्लेइंग द पियानो, ये भी नहीं है। रीमा वाज प्लेइंग द पियानो, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे इफ दे हैड बीन मोर केयरफुल दिस। ऑप्शन है वुड नॉट हैपन, विल नॉट हैपन, वुड नॉट हैव हैपन और कुड नॉट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड नॉट हैव हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18वां नंबर, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड इन बोल्ड, सी मेक्स इट सर्टेन दैट सी विल नेवर फाइट विथ हर सिस्टर ओवर अ पिटी थिंग लाइक दिस। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इंश्योर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई मदर प्लेइंग स्कॉल्ड मी इफ़ आई डोंट गो बाय कांट टाइम। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है विल, मी, वुड, शुड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विल। ऑप्शन ए विल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज ए WH क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, आई वांट एन आइसक्रीम। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विच आइसक्रीम, डू यू वांट, हु वांट एन आइसक्रीम, वेयर इज आइसक्रीम और हाउ वाज द आइसक्रीम।
तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हु वांट एन आइसक्रीम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना है, WH क्वेश्चन बनाना है, तो इस तरह से अंग्रेजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ से पार्ट ठीक है 3 शुरू हो जाता है, तार्किक विश्लेषणात्मक जो है विवेचन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर, यदि कॉस्ट मतलब COST इज इक्वल टू 16 है, PET पेड 9 है, तो एक्टर का इसका मतलब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है COST है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिख रहा है आपको, 4 अल्फ़ाबेट में है ना, 4 अल्फ़ाबेट दिख रहा है, और यहाँ पर PET पेट यहाँ पर 3 दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 9 दिया है। ठीक है, यहाँ 16 दिया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 होगा, यहाँ पर गिनने से 1 2 3 है ना, और एक्टर का चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमको 4 दिया है, यहाँ पर 16 आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर 9 आना चाहिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो वैसे ही एक्टर का ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लेटर है, तो 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्या जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 22 नंबर में श्रृंखला दिया हुआ है, इस श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा। अब इस श्रृंखला में आपको बताना है ना। तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 के बाद कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है ना, फिर उसके बाद 42 दिख रहा है, उसके बाद ये आगे बढ़ते गए। तो अगर इस श्रृंखला को ध्यान से देखा जाए है ना, तो एक पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18 और 2, जैसे 9 का गुणा किए 2 से, 9 दूनी 18 और 2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। वैसे 20 को करेंगे 2 से गुणा, 20 दूनी 40, 2 जोड़ दीजिए तो 40 2 42। तो इस तरह से श्रृंखला क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो 42 में भी 2 कीजिए और प्लस 2 जोड़ दीजिए है ना, तो ये हो जाएगा 42 दूनी 84 हो जाएगा, और 84 2 86, तो ये 86 आ गया। इसी प्रकार 86 गुणा करेंगे आप है ना, 86 गुणा 2 प्लस 2 करेंगे तो 174 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो 86 आ रहा है वो हमारा इस श्रृंखला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फतिमा गुल की एक मात्र पुत्री की पुत्री है। ठीक है, करीम गुल के दामाद का पुत्र है। फतिमा करीम से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है देखिए। तो पहला चीज़ तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फतिमा गुल की पुत्री है, मतलब यहाँ पर अगर लिख देते हैं हम लोग गुल, क्या लिखते हैं गुल। यहाँ से आगे बढ़ते हैं फतिमा, फतिमा हो गया। ये देखिए फतिमा की पुत्री है, ये फतिमा की पुत्री है। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पर एक और ऑप्शन लेते हैं, पुत्री इसका ले लेते हैं, इसकी गुल की पुत्री। ठीक है, अब इसकी पुत्री कौन है, फतिमा है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब करीम देखिए, करीम गुल के दामाद का पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आने वाला है, करीम जो है ठीक है, यहाँ पर करीम आ जाएगा ना, दामाद का पुत्र है, गुल के दामाद, यहाँ दामाद ले लेते हैं है ना। इसका पुत्र क्या होने वाला है, यहाँ पर गुल होने वाला है, करीम होने वाला है, सॉरी है ना, करीम। देखिए करीम गुल के दामाद का पुत्र है, ये गुल हो गया, इसका दामाद ये हो गया, और इस दामाद के पुत्र ये हो गए, ये पुत्र है, ये पुत्री है। अब ये दामाद है, ये बेटी है। अब इन लोग क्या हो जाएगा, पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे, है ना, ये इसका पति हो जाएगा। अब देखिए फतिमा और करीम किस प्रकार से संबंधित है, तो इन लोग भाई बहन होंगे है ना, ये भाई होगा, ये बहन होगी। तो किस प्रकार से संबंधित होगी, यहाँ पर देखिए बहन का ऑप्शन दिया है ना, ये बहन हो जाएगी, दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है आपके पास, बहन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको रिलेट करके चलना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रिंग को है ना इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी भाषा में रैंडम को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए STRING, इसको किस प्रकार लिखा है, देखिए TS, मतलब ये दोनों को बदल दिया, TS कर दिया, उसके बाद इन दोनों को बदल दिया, IR कर दिया, मतलब 2 लेटर को चेंज किया है, NG को GN कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग रैंडम को भी वैसे करते हैं। तो रैंडम को कैसे कर सकते हैं, देखिए AR हो जाएगा, हो गया, उसके बाद DN हो जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, AR DN हो गया, उसके बाद OM को MO कर दीजिए। देखिए MO वाला किस में आया है, MO, ये 2 में दिख रहा है, तो शुरू से मिलाइए ARDO है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको C क्या होगा, यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया रीजनिंग है।
अगला देखते हैं यहाँ पर 25वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पर बोल रहा है ये निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ठीक है, आने वाली संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर मान लीजिए 100 है। अब इस पैटर्न को देखिए, हमको चाहिए, देखिए 1 2 3 इधर से दिया है, 11 7 5 120 45 और यहाँ पर क्या चाहिए। तो अब इस तरह से अब इसको हमको पैटर्न को बनाना है कि इसमें का कुछ मतलब इसका आ जाए ना, जोड़ किया जाए, घटा किया जाए, कुछ करके संक्रिया करके करना रहता है रीजनिंग को। तो यहाँ पर देखिए 120 यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो देखिए अगर 11 का वर्ग करते हैं ना और एक घटा देते हैं तो 11 में 11 में 121 होगा, और यहाँ पर ठीक है 121 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, हो गया 120। लेकिन अगर इसी चीज़ को देखिए, ठीक, 7 का वर्ग करेंगे और 2 का, है ना, तो 7 7 49 होगा, और 2 अगर घटाएंगे तो 45 नहीं आएगा। तो इसको 1 का वर्ग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब पैटर्न आपका दिखना चाहिए। तो 121 माइनस 1 है ना, तो 120 यहाँ पर है, इसको भी वर्ग करेंगे तब हमारा ये है 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, है ना। तो पैटर्न फॉलो करना चाहिए तभी आपका करेक्ट आंसर हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए और 3 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 5 25 3 3 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी में, है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक से बताने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, है ना। और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं सुंदरलाल शर्मा से रिलेटेड सभी वीडियो आपको पहुंचा सकूं और अच्छे से उसका काम कर सकूं उस पर, है ना, आपको बता सकूं, आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 26 और 26 से 28 तक समझिए 3 क्वेश्चन जो है रिलेट कर रहा है। दी गई आकृति के अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः, है ना, उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो काफ़ी, चाय और शरबत पीते हैं। तो यहाँ पर चित्र को आप देखिए, उसके 26वां नंबर का आपके पास आंसर मिलेगा। तो पहला बात तो आपके पास, ठीक है, ये जो है यहाँ पर बोल दिया था, है ना, ये क्या रहेगा, काफ़ी, ठीक है, ये काफ़ी वाला है। और एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ऐसे, है ना, ताकि आपको पता चले कि हम क्या सॉल्व करें। देखो सबसे पहले ये त्रिभुज वाला जो है काफ़ी है ना, काफ़ी हो गया। वृत्त को, ठीक है, चाय बोला है वो, ये चाय हो जाएगा। सॉरी, वृत्त को शरबत बोला है, ठीक है, ये शरबत है, ठीक है। और आयत को यहाँ पर चाय बोला है, तो ये इस तरह से लिख देंगे, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए आप, कितने व्यक्ति हैं काफ़ी और चाय पीते हैं। अब देखिए काफ़ी वाला त्रिभुज हो गया, चाय वाला, शरबत नहीं पीने मतलब ये सब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 19 आपको दिख रहा होगा, शरबत नहीं पीना चाहिए बोल रहे हैं, है ना। तो शरबत, ये सर्कल के अंदर में शरबत है तो वो सब नहीं आएगा। तो आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा 19, क्या दिख रहा है 19। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सी, ठीक है। तो इसमें का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर में, कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, है ना। तो अब कितने व्यक्ति चाय पीते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा आप जो है चित्र को देखेंगे और चित्र को देखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आगे, ठीक है, बताएंगे। तो यहाँ पर ये बोल दिया है कि ये चाय पीते हैं ना, मतलब काफ़ी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते नहीं बोले हैं। तो चाय के अंदर में जितने भी आते हैं, ये वाला चाय है ना, इस सब को हमको जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, 20 19 25 40 और 30 को। तो सब को हमको जब जोड़ेंगे ना तो चाय पीने वाले व्यक्ति का पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये इन दोनों जोड़ेंगे 70 और तो यहाँ पर देखिए चाय, ये सब चाय का है ना। चाय पीने वाले कितना दिख रहा है, देखिए ये तो 70 हो गया, 40 30 और ये 90 हो गया, तो 90 तो ऐसी हो गया। और 25 और इसको जोड़ दीजिए 19 को, तो ये 44 हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो हम लोग 134, ठीक है। तो देखिए 134 नंबर कौन सा ऑप्शन में आया हुआ है ना, ये डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, कितने व्यक्ति है काफ़ी और शरबत पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। अब काफ़ी और शरबत पीने वाले व्यक्ति यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, काफ़ी और शरबत, ठीक है, ये दोनों पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, है ना। तो ये देखिए, ये 10 नंबर दिख रहा है, ये काफ़ी भी पिएगा, है ना, और ये शरबत भी पिएगा, क्योंकि सर्कल में 25 भी आ रहा था लेकिन ये तो चाय भी पीता है, तो ये 10। तो इसका जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 10 आ जाएगा ऑप्शन बी। तो बस इसमें आपका ये रीजनिंग है, तो इसको बस आपको अपने दिमाग से अपना काम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर। अब यहाँ पर देखिए, आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि धन का अर्थ गुणा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में हम लोग जैसे जैसे वो बोलेगा, धन का अर्थ गुणा, मतलब यहाँ पर होने वाला है गुणा, और ऋण का अर्थ भाग, ये जो ऋण दिख रहा है वो हो जाएगा भाग, ठीक है। गुणा का अर्थ है ऋण, इस यहाँ पर हो जाएगा ऋण,
और भाग का अर्थ है धन, यहाँ हो जाएगा धन। तो क्वेश्चन को हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले पैटर्न में, उसके बाद इसका सलूशन कर देते हैं, बस उतना ही सरल करना है। तो 18 गुणा 12 माइनस यहाँ पर भाग करना है ना, माइनस मतलब भाग 4 और इसका मतलब धन है 5 और इसका मतलब रेट है 6 हो जाएगा। तो ये 18 भाग इसको 2 है ना, तो 4 तिया 12 और यहाँ पर 5 और ये 6, तो 18 तिया 54, इसमें घटा दीजिए 53। ऑप्शन नंबर आपको ठीक है ए में आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, रिलेट कर रहा है, ब्लैंक है घड़ी, तापमान थर्मामीटर, ठीक है, तापमान मापता है थर्मामीटर, तो घड़ी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, समय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना है, 31 32 को विकल्प को सही पद को छाटना है। तो अब देखिए यहाँ पर तेज तो धीमा, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखिए रुकना, समाप्त करना, इंतजार करना, बने रहना, बढ़ना, घटना, घूरना। तो यहाँ पर देखिए तेज हो रहा है फिर धीमा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज फिर डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क कार में चलेगा, ठीक है, कार जो है सड़क में चलेगा, सॉरी, हाँ ठीक है, कार सड़क में चलता है तो समुद्र में जहाज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्त संख्या को ढूंढना है हमको, अगला क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो पैटर्न दिख रहा होगा आपको, बस इसको क्या करना है, डबल करके एक जोड़ रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से दिख रहा है, जैसे 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10 11 है ना, 11 दूनी 22 1 23 23 दूनी 46 47 47 दूनी, तो 47 दूनी और 1 प्लस जोड़ दीजिए, है ना। 47 दूनी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 9 8 दूनी 4 दूनी 8 94 प्लस 1 95। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पैटर्न को 34 नंबर है, 2 6 12, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है 30 42 और 56। तो यहाँ पर आप देखिए इस पैटर्न को बनाते हैं, है ना, तो हमको मिल जाएगा। तो देखिए इसका डबल डबल बस किए हैं, नहीं डबल करेंगे तो कहाँ, 2 3 6 6 3 12, सॉरी डबल डबल करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2, मतलब 2 गुना 2 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 6, फिर 6 है ना, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, ठीक। ये पैटर्न भी फॉलो नहीं किया, दूसरा पैटर्न देखते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या कर सकते हैं इसको, 4 प्लस 2, देखिए 2 दिया है ना, 2 प्लस 4 बराबर 6, 6 प्लस 6 हाँ 12, और 12 प्लस यहाँ पर देखिए 2 बढ़ते जा रहे हैं 8 20, और 20 धन 10 30, ठीक है, 30 धन 12, ठीक है 42, और 42 धन 14 56। तो कहने का मतलब ये पैटर्न बन गया, और पैटर्न बन गया तो यहाँ पर देखिए कौन सा 12 के बाद 20, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 35 नंबर को देखिए, यहाँ पर MOQ SUW और YSC है ना। तो ये इसका पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। देखिए जब हम एम के बाद इस तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना, तो एम से H यहाँ पर +6 आगे बढ़ा, क्योंकि है ना एम के बाद NOPQRS, ठीक है। वैसे देखिए O के बाद यहाँ पर, ठीक है, O के बाद OPQRSTU, ये भी +6 बढ़ रहा है, और Q के बाद WP देखिए, है ना, तो ये भी +6 बढ़ रहा है। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर से देखिए S के बाद Y में भी 6 बढ़ रहा है ना, U के बाद A में भी +6 बढ़ रहा है, और यहाँ पर W में भी +6, मतलब 6 की संख्या को आगे बढ़ाना है हमको, तो हमको ये पैटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पर से Y के बाद 6 बढ़ाएंगे तो Z एक हो गया, ABCDE, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E हो गया। उसके बाद A के बाद फिर 6 कीजिए, आगे बढ़ाइए +6, है ना, तो A के बाद BCDEFG, तो क्या आ जाएगा G। उसके बाद आप C के बाद +6 बढ़ाइए, ठीक है ना, DEF, है ना, GHI, तो I, तो EGI। ऑप्शन नंबर आपको बी में EGI दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से पैटर्न है और कुछ नहीं है ना, जिसको आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यदि COW बराबर 41, GOAT गॉट में 43 है, तो DOG में क्या आएगा। अब यहाँ पर भी वही पैटर्न लागू करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबरिंग करना है ना, नंबरिंग आप कर लीजिएगा पूरा, ए से पूरा ABCDE है ना, ऐसे करके पूरा वो Z तक रहेगा, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके Z में 26, ये Z तक लिखेंगे 26। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए में कुछ कुछ को बीच को आपको याद रखना पड़ेगा, या तो पूरा लिख दीजिए आप एक लाइन से तो भी आ जाएगा। अब देखिए COW, तो यहाँ पर देखिए C मतलब यहाँ पर
सी मतलब 3 है, ओ मतलब यहाँ पर 15 होता है, और डब्लू मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, आखिरी में है 23 नंबर में है ना, उधर के 3 छोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, वैसे GOAT, तो यहाँ पर देखिए जी कितने नंबर में आ गया ABCD में, 7 नंबर में। वो तो यहाँ पर 15 नंबर है ले लिए हैं, ए का 1 नंबर और इसका जो है टी का 20 नंबर, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 43 कितना जाएगा 43, ये भी ठीक है। तो वैसे DOG को जोड़ देंगे तो डी मतलब 4 और ओ मतलब 15, देखिए वो तो सभी में आया है, और जी मतलब अभी लिए हैं 7 है ना, तो 15 7 22 या 26 है ना, तो 26 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राधा है ना, ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। तो पहले तो दिशा बना लीजिए भाई, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट पूर्व हो गया और ये वेस्ट हो गया है ना पश्चिम। तो देखिए ये उत्तर दिशा की ओर जा रही है लड़की, यहाँ पर आगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या की ये बाएँ मुड़ेगी, क्या मुड़ रही है बाएँ। अब यहाँ आगे देखिए इधर इसका इधर का फेस है, उसके बाद ये क्या कर रही है बाएँ मुड़ गई, फिर दाएँ मुड़ गई। अब दाएँ बढ़ा देते हैं, ठीक है ये दायाँ हो गया, उसके बाद पुनः दाएँ मुड़ जाएगी, तो इस तरफ फिर से मुड़ जाएगी। अब देखिए किधर जा रही है पश्चिम तरफ, सॉरी पूर्व तरफ, किधर ये पूर्व ईस्ट है, पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी अध्ययन करना, नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा है कुछ लड़के लड़कियों की पंक्तियाँ हैं, है ना। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी लड़की के बाद 2 लड़की, और इसी क्रम में पंक्ति आगे बढ़ गया है ना। कुल 35 लड़के और लड़कियाँ हैं, मतलब सब मिला के यहाँ पर 35 लोग हैं। तो अब इसको देखिए स्टेप से जब भी सवाल आएगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच लीजिएगा, और लाइन खींचने के बाद उसको क्या करेंगे आप पूरा जो है उसको नंबरिंग करना पड़ेगा आपको। ऐसे करके लाइन खींच लीजिएगा बड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा लाइन हो गया। अब इसको हमको दर्शाना है, तो अब यहाँ पर इसका क्रम को पहली बात तो समझना है। आप 1 से 35 तक यहाँ से गिनती लिख लीजिए, है ना। तो लेकिन वहाँ पर बोला है देखिए, एक पहली में लड़की के बाद एक लड़का, पहले जी फिर बी, फिर उसके बाद फिर दूसरी के बाद 2 लड़के, फिर जो लड़की आएगी तो 2 लड़के आएंगे, फिर एक लड़की, इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। फिर अब 3 लड़की आएंगे, सॉरी 3 लड़के, है ना, फिर जी। तो इस टाइप से बढ़ते जा रहे हैं। अभी 35 लोग हैं, ऐसे करके आपको गिन के क्या करना है, ऐसे करते करते यहाँ तक 35 है। तो कहने का मतलब यह है कि हर क्रम में देखिए, शुरू में क्रम को ऐसे समझिए, यहाँ पर बी और यहाँ जी कर दें, एक उल्टा हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 35 लाइन है, यहाँ पर देखिए पहले लड़की आएगी फिर लड़का आएगा। तो पहला क्रम में एक लड़की एक लड़के, उसके बाद फिर दूसरा में एक लड़की फिर 2 लड़के, है ना, फिर तीसरा क्रम में एक लड़की 3 लड़के। ऐसे करते करते हमको कहाँ तक 35 टोटल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 लड़के, 5वां नंबर में एक लड़की 5 लड़के, 6वां में एक लड़की, ठीक है 6 लड़कियाँ। तो जितने मतलब यहाँ पर क्रम जा रहा है उतने यहाँ पर लड़के। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए टोटल 7 हो जाए, 7 लड़की, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे हम लोग, 7 है यहाँ पर, है ना, 7 और 6 13, 18, 18 4 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है, देखो 35 हो गए हम लोग, है ना, टोटल 35 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ पर 5वें और 17वें में कितने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5वीं व 17वें की मध्य, देखिए 17वें नंबर में, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लड़की कितने आएंगे, ठीक, तो यहाँ पर लड़की कितने आएंगे टोटल। अब देखिए यहाँ पर 17वें क्रम ना, तो यहाँ पर आप गिन दीजिए, 5वां है, 3 लड़के हो गया, ठीक, उसके यहाँ पर 3 लड़के आया, उसके बाद 17 तक जाना है आपको ना, तो आपको लाइन को खींचना पड़ेगा ना, तब बनेगा। ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, 7, ये 8 9 10 11 12 13 14, इस टाइप से 15 खींच रहेंगे, और सब में जो है, ठीक है, 16 17 इसकी मध्य की बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल देखिए 17वां तक आने के लिए यहाँ पर देखिए, एक 5वां से शुरू करना है ना, ये 3 2 5 यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो 1 और 3 4, और ये 4 दूनी 8, ठीक है। चलिए साफ साफ इसको थोड़ा मैं खींचता हूँ, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से खींच लिया हम लोग। अब हमको 5
और 17 के मध्य बताना है लड़के बॉयज़। तो बस आपको गिन लेना है, बस इसको तो नहीं गिनना है, इसको आखिरी को भी नहीं गिनना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 और 3 है ना, 3 और ये 4, 7 और 7 1 8, तो कितने मिल जाएगा 8 हो गया। अगला देखिए कुल लड़कियाँ, तो कुल लड़की तो हम लोग गिने थे, मतलब 7 लड़कियाँ थी और 28 लड़के थे, है ना, ये जी थी, ये बॉयज़ थे, ठीक है। तो कुल लड़के तो टोटल 35 थे। तो यहाँ पर देखिए 7 उत्तर आ जाएगा अगला में, ठीक है। 39 नंबर में 7 आ जाएगा, ठीक है। और अगला 40 में देखिए, 40वां में, ठीक है, ये तो 7 समझ में आ गया ना, बस गिनना है तो कुल लड़कियों की संख्या पूरा है ना नंबर में। 21वां और 30वें के मध्य कितनी लड़कियां हैं, अभी इन दोनों के मध्य में कितनी लड़कियां रहेगी, ठीक है। तो देखिए हमको कितनी कितनी नंबर पे लड़कियां मिल रही थी, हमको मिल रहा था 1 2 3 4 5वां लड़की, 6वां और 7वां में। तो जब 21 आएगा, अब इधर कितना आ रहा था, है ना, जब इधर 1 हो रहा था इधर भी 1 हो रहा था, इधर 2 हो रहा था तो इधर, है ना, 1 लड़की हो रहा था तब 1 लड़के हो रहे थे, ये जब 2 हुआ तो ये, अब इसको कॉलम में गिन लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 ही लड़की आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ आपको, तो यहाँ देखिए बताता हूँ आपको ना, देखिए 21 नंबर में लड़की आ रही थी, ठीक है, क्या आ रही थी, लड़की। उसके बाद फिर लड़के आ रहे थे, तो लड़के तो संख्या बढ़ रहा था, 6 लड़के। उसके बाद फिर लड़का एक लड़की आएगी यहाँ, है ना, 28 नंबर में। उसके बाद फिर पूरा लड़के 7 लड़के आएंगे, सीरीज बताया था मैं। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि 21 नंबर में तो आ रहा है तो उसको तो गिनेंगे नहीं, मध्य बोला है 21 से 30, तो यहाँ पर बस 1 ही लड़की आएगी और 28 नंबर में। इसको 1 से 35 तक आप बना लीजिएगा, आप बढ़िया से समझ आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर में इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला पार्ट है चौथा, देखिए शैक्षिक एवं सामान्य बोध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 41 नंबर है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित चट्टानों को काट कर बनाई गई प्रसिद्ध गुफाओं का नाम क्या है, ठीक है। एलोरा गुफा, एलिफेंट, बादामी और कन्हेरी गुफा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलोरा गुफा है वहाँ, है ना, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें, ठीक है, तो इसमें का, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तब वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, आप सबको पता है, ठीक है, जो 1905 में होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 2 द्वारा ले जाए गए रोवर का नाम क्या था, तो रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, ठीक है, लैंडर विक्रम रोवर, ठीक है, प्रज्ञान, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। अब प्रश्न में तो सभी करता ही है, अब यहाँ पर नहीं करता है बोल रहा है ना, तो ये सब तो साझा करता है, तो थोड़ा सा है ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है ना, क्योंकि देखिए नहीं करता है वाला यहाँ पर दे रहा है और सब करता है वाला ऑप्शन दे दिया है, तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का नक्शा है ना, तो जब आप इस तरफ पश्चिम में जाएंगे, है ना, इस कोने में जाएंगे तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, एमपी से। ऊपर बॉर्डर में जाएंगे तो यूपी मिल जाएगा, यहाँ उड़ीसा मिल जाएगा आपको, है ना, और यहाँ महाराष्ट्र मिल जाएगा, नीचे में आंध्रा मिल जाएगा, तो सभी के साथ साझा करता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने वाले संबंधित जनजाति कौन सी है, तो अगरिया जनजाति, ठीक है, जिसको जनरली यहाँ आदिवासी जनजाति के लोग लोहार भी बोलते हैं, तो ये है ना लोहे के पारंपरिक, ठीक है, काम करते हैं इन लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 48वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, तो यहाँ पर सेवाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो भी आया है 2020, मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परिणी की अष्टाध्यायी खाली स्थान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 1976 में।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी कौन सा है? अरावली है। कौन सा है? अरावली है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? ठीक है, तो इसमें देखिए स्वयं है, स्वयं प्रभा है, राष्ट्रीय अकादमी डिपॉजिटरी और है ना उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, तो राजस्व घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है कि सर्वोच्च दर कितनी है? तो 28% सर्वोच्च लगता है। ठीक है, मैक्सिमम में बहुत सारी चीज़ों में उस समय लग रहा था, बाद में भी चेंजेस आया, तो अधिकतम जो है 28% यहाँ पर लगता है। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो उस समय का क्वेश्चन पेपर है ना, अभी के नहीं है ये, तो वो है पेरिस में, है ना, पेरिस में उस समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का है ना ओलंपिक में भाला फेंक का रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो 87.58, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन है, किस शहर के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होता है? सॉरी, है ना, 58 नंबर देखते हैं, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? केवल जीवाणु, केवल विषाणु, दोनों जीवाणु विषाणु, और न तो जीवाणु न तो विषाणु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल जीवाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिराएँ। ठीक है, ऑप्शन बी शिराएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी मेरॉन। ठीक है, मेरॉन नहीं है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगला खंड है 5वां भाग, पाठेगा शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। छात्रों के आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है ना? ए, उन्हें अधिक गृह कार्य देना, तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऐसी चर्चाओं की सुविधा देना जिसमें विचारों का मूल्यांकन संश्लेषण की आवश्यकता हो, है ना, हर कार्य के लिए स्पष्ट और प्रत्यक्ष निर्देश प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, है ना, बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित वगैरह नहीं किया जाता है, गृह कार्य ज़्यादा देने के लिए भी, है ना, कोई बाध्यता नहीं है। तो ये आपका आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता क्या होती है ना, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, आजकल बच्चों के अकॉर्डिंग ही काम चलता है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, हर जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने पर केंद्रित होता है, और छात्र स्वयं करके सीखने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सही है शिक्षार्थी केंद्रित में। ठीक है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी शैक्षिक उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो इसमें से एक क्षेत्र नहीं है बोल रहा है ये, तो इसके देखिए संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, मनोगामक है और तकनीकी है। तो तकनीकी नहीं है। ठीक है, बाकी तो ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संरचनावादी शिक्षण विधियाँ इस पर जोर देती है, पहला ए, जानकारी के निष्क्रिय अवशोषण के रूप में सीखना, ज्ञान को स्थिर तथ्यों के रूप में रटना, सीखने को एक सक्रिय रचनात्मक क्रिया के रूप में देखना, और शिक्षक को कक्षा में एकमात्र प्राधिकार के रूप में देखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने को एक सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देने की सबसे अच्छी रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, स्पष्ट नियम स्थापित करना और सुसंगत परिणाम देना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि छात्रों को जो कहेगा ये सब नहीं होगा, नकारात्मक व्यवहार नहीं होगा, केवल उपलब्धि पर ध्यान नहीं देना होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। समावेशी शिक्षा आजकल बहुत चल रहा है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? ठीक है, विकलांग छात्रों को अलग से कक्षा में पढ़ाना नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या दिव्यांगता की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में पढ़ाना। ठीक है, विशेष शिक्षा सेवा केवल सामान्य शिक्षा कक्ष के बाहर प्रदान करना, है ना, ये नहीं, केवल प्रतिभाशाली छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान देना, ये नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 समावेशी शिक्षा के लिए, है ना, तो परफेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्या प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, हर समय सख्त अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, गलत, ऐसा वातावरण बनाना जहाँ प्रभावी शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया हो, ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, कक्षा में समूह कार्य को कम करना ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्लिप्ड कक्षा मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। छात्र पर वीडियो व्याख्यान देखते हैं और कक्षा में पारस्परिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है, ठीक है, बेहतर कक्षा वातावरण के लिए भौतिक संरचनाओं का निर्माण करना, छात्रों को अस्थायी सहायता देना ताकि वे उस कार्य को कर सके जो अकेले नहीं कर सकते, छात्रों को बिना किसी मार्गदर्शन के स्वतंत्र काम करने देना, छात्रों को वास्तुकला डिजाइन के बारे में सिखाना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, छात्रों को अस्थायी सहायता देना ताकि वे उस कार्य को कर सके जो वे अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योगात्मक आकलन का मुख्य उपयोग है, ठीक है, छात्र के सीखने की निगरानी करना और तुरंत प्रतिक्रिया देना, शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए शैक्षिक निर्देशन सूचित करना, एक शैक्षिक इकाई के अंत में छात्रों को सीखने का मूल्यांकन करना, केवल अनुसंधान उद्देश्यों हेतु आंकड़ा संग्रह करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक शैक्षिक इकाई के अंत में छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्निहित प्रेरणा का एक उदाहरण कौन सा है। अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त करना, दंड से बचने के लिए कड़ी मेहनत करना, व्यक्तिगत रुचि एवं आनंद हेतु नई भाषा सीखना, अतिरिक्त क्रेडिट बिंदु के लिए असाइनमेंट पूरा करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत रुचि एवं आनंद हेतु नई भाषा सीखना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से परियोजना आधारित सीखने की एक विशेषता कौन सी है। तथ्यों को याद रखने और दोहराने पर फोकस करना, वर्कशीट और प्रश्नोत्तरी को पूरा करने पर जोर देना, छात्रों को गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तविक दुनिया की परियोजना में संलग्न करना, एकल पाठ्यपुस्तक को जानकारी के एकमात्र स्रोत के रूप में उपयोग करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों को गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तविक दुनिया की परियोजना में संकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से है। ए, ज्ञान के एकमात्र प्रदाता के रूप में कार्य करना, समूह गतिकी की निगरानी और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना, केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करना, बिना किसी सहायता के कार्य सौंपना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा, समूह गतिकी की निगरानी और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुभवात्मक अधिगम शब्द को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया जाता है। व्याख्यान और नोट्स लेने के माध्यम से सीखना, तथ्यों और जानकारी को याद करना सीखना, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना और मानकीकृत परीक्षण पूरा करके सीखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है जटिल समस्या को हल करने की क्षमता, स्वयं के सोचने की प्रतिक्रिया के बारे में सोचना, बड़ी मात्रा में जानकारी को याद करने की प्रतिक्रिया, एक नए शारीरिक कौशल सीखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वयं के सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहपाठी ट्यूटरिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि यह शिक्षक के कार्य भार को कम करता है। छात्र अक्सर एक दूसरे की अवधारणा की व्याख्या से अच्छे से सीखते हैं। यह शिक्षक नेतृत्व वाले निर्देश की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है। इसमें कम योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्र अक्सर एक दूसरे को अवधारणाओं की व्याख्याओं से अच्छे से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य है नए अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की मान्यता रद्द करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक तथा मानदंड निर्धारित करना और उपयुक्त सभी। तो आंसर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह है जो
कहानियाँ सुनाता है, छात्रों की मदद करता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की जलवायु का क्या अर्थ है? विद्यालय की भौतिक वातावरण की स्थिति, विद्यालय के अंदर हवा की गुणवत्ता, विद्यालय के वातावरण में शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलुओं की समग्र गुणवत्ता, विद्यालय का तापमान और मौसम की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के वातावरण में शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलुओं का, ठीक है, समग्र गुणवत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर, शिक्षा में समाजीकरण का क्या महत्व है? ए, केवल शैक्षणिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। बी, छात्रों को समाज के नियमों और मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करना। सी, छात्रों को अकेले पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, छात्रों को प्रतियोगिता के महत्व को समझाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को समाज के नियमों और मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करना। ठीक है, तो ये था लास्ट पार्ट जो कंपलसरी था, है ना, पार्ट ए का आखिरी भाग था। अब पार्ट बी शुरू होगा, है ना। ठीक है, इसमें केवल विज्ञान सेक्शन में 20 क्वेश्चन बनाना है, गणित में 20 क्वेश्चन बनाना रहता है और सामाजिक विज्ञान में 20, किसी एक को आपको बनाना रहता है ना। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध कैंसर से है? मेटाजेनेसिस, मेटाफॉर्मेसिस, मेटास्टेसिस या मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेटास्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 82, छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क कहाँ स्थित है? कांकेर, तमोर पिंगला, महासमुंद या कोटमी सोनार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोटमी सोनार, जांजगीर जिला के अकलतरा के पास स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? तो देखिए, कोयले का 4 प्रकार होता है, प्रमुख रूप से क्या होता है, 4 प्रकार होता है। तो इसमें से लिग्नाइट, है ना, ये कोयले का प्रकार है। बिटुमिनस कोयले का प्रकार है। एंथ्रेनाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट सॉरी, है ना, और एक पीट होता है। और ये बॉक्साइट जो है कोयले का प्रकार नहीं है। तो वही क्वेश्चन पूछे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, है ना। 84 नंबर में देखते हैं क्या है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्त्राव होता है? तो देखिए, फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बल की इकाई, ठीक है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, और ये बाकी का तो आपको सबको पता है, तो ये कार्य का जूल होता है ना, कार्य है ये पास्कल दाब का होता है, ओम, है ना, ओम रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगला बढ़ते हैं, बिग बैंग ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना जैसी क्रांतिकारी कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? ठीक है, कोपरनिकस को, अलेक्जेंडर को, आइजैक न्यूटन को, स्टीफन हॉकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 87 नंबर में देखते हैं, कोविशील्ड का निर्माण करने वाली दवा कंपनी का नाम। ठीक है, तो एक्स्ट्राजेनेका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स्ट्राजेनेका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर है, सामान्य हाइजीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें से देखिए, मानव जीनोम परियोजना, अनुवांशिक परामर्श, उच्च कोटि का जीन या स्वच्छता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वच्छता। नेक्स्ट है 89 नंबर में, किस विटामिन की कमी से मस्तिष्क से संबंधित रोगों का कारण बनती है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 एंड D3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का मापक इकाई क्या है? ध्वनि का मापक इकाई क्या है? डेसिबल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रालय नेको का संबंध किस विभाग से है? तो नेको जो है स्वास्थ्य विभाग से होता है ना। नेको किससे होता है? स्वास्थ्य विभाग से होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? ठीक है, तो जल जनित रोग जो है ना, देखिए, पीचिस जल से, खराब पानी से होता है, टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, लेकिन अस्थमा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जल जनित रोग नहीं है, अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर,
नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर में है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात से इधर मिजोरम तक जाता है ना। आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, है ना, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं इसको 10वीं से ही। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच कितना होता है ना? पीएच वैल्यू जो होता है ना, ये होता है 7.35 से 7.4, है ना। जनरली हम लोग 7.4 को ही पढ़ते हैं ब्लड का पीएच। ठीक है, आनुवांशिक कोड से संबंधित एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा टीआरएनए, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है ना, किससे संबंधित है? कैंसर से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ना? तो ओजोन क्षरण से है। किससे है? ओजोन क्षरण। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से साइंस का पोर्शन आया हुआ था। हेलो साथियों, यह है पार्ट बी, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, गणित का सेक्शन है और गणित का पेपर किस प्रकार से आया हुआ था चलिए देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 101 नंबर में है, यदि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x इज, ठीक है, लेस देन, छोटा है 0 से, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो देखिए आपके प्रश्न है, उसको थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपके पास प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x, है ना, लेस देन 0, 0 से छोटा है बोल रहा है। अब इसको फिर से थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं ना, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक साथ रखिए, एक को, और एक्स प्लस 1/x को एक साथ रखते हैं, ऐसा है ना। तब अभी क्या हो जाएगा, है ना, अभी तो व्यवस्थित किया है, कुछ किए तो है नहीं। इसमें अगर मान लीजिए, देखिए इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको वर्ग लिखेंगे ए वर्ग प्लस बी वर्ग के फॉर्म में, ठीक है, तब कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 घटाना पड़ेगा क्योंकि 2 ये भी आता है, तो 2 कर देंगे तो वो 2 कैंसिल होकर वापस ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बस व्यवस्थित किया और कुछ नहीं है ये। ठीक, अगला क्या करते हैं, इतना को हम लोग कुछ दूसरा मान लेते हैं, एक्स की जगह वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई, है ना। एक्स प्लस 1/x बराबर वाई लेते हैं, तब क्या हमको मिलने वाला है? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना, इसको वाई लेंगे, ठीक, प्लस वाई -2, और ये तो ऐसे ही रहेगा, हो गया। अब इसको देखिए कैसे बना सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई, ऐसे कर सकते हैं, है ना। दोनों घटाएंगे तो वापस वाई मिल जाएगा। वाई कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से -1 कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, एक क्या मिलेगा, y -1 और y + 2, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से y का 2 मान हमको मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है? देखिए y बराबर 1 हो सकता है या y बराबर -2 हो सकता है, कहने का मतलब इस कंडीशन में जाएंगे, है ना, तब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमारा जो y का मान है वो एक -2 और 1 के बीच में हो रहा है ना। y का मान किसके बीच में मिल रहा है ना, 2 और 1 के बीच में मिल रहा है, मतलब 2 और 1 के बीच में मिल रहा है, क्योंकि 2 मान मिला है हमको। तो कहने का मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, इससे y बड़ा रहेगा, है ना, और y से बड़ा रहेगा 1, क्योंकि y नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम क्या माने थे, हम यहाँ पर देखिए इसको x + y बराबर, है ना, इतना का मान लिखेंगे, है ना, लिख देते हैं। क्या लिए थे हम लोग, x + 1/x ये लिए थे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन आ रहा है ना, 2 स्थिति मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए ऋण 2 इससे, है ना, 2 स्थिति मिला ना, क्या क्या मिला है, x धन 1/x ये बड़ा है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या मिलेगा इसका, ये बड़ा रहेगा, ऐसे, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 स्थिति मिल रहा है और दोनों सत्य है ना, और ये आपके एप्स दोनों ऑप्शन ए में भी दिया है और सी में भी दिया है, तो दोनों सत्य है ना। तो ये दोनों ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार जरूर आप अभ्यास कर लीजिएगा, पेन कापी पकड़ के, गणित जब भी पढ़ते हैं पेन कापी पकड़ के रखिए, ठीक है। सभी टीचर्स साथियों से मेरा निवेदन है, ठीक है, तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं ना,
ये दूसरा क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि 122 है, तो वह राशि धनराशि होगी। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले सूत्र है ना, वो क्या है? तो देखिए वो क्या होता है ना, डी बराबर, डी मतलब डिफरेंस है, ये मूलधन है, आर अपन 100 का स्क्वायर, और एक होता है 3 + r/100। बस ये 2 साल 3 साल। अब यहाँ पर देखिए 122 है, ये पी हमको ज्ञात करना है, आर हमको दिया है 5, और ये हो जाएगा 3 + 5/100। और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कटा दीजिए, 5 एकम 5 बीसम, तो कहने का मतलब 1/20 का वर्ग हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 एकम 5 बीसम हो जाएगा, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, तो 20 × 60 = 61, 61/20 ये हो जाएगा। अब 122 पी, इसको 400 लिखिए और 61/20 लिखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको इधर रखते हैं। ठीक है, तो P बराबर, अब तिरिया गुणा कर दीजिए, 122 गुणा ये 400 और यहाँ पर 20, और यहाँ पर आ जाएगा 61। तो देखिए ये इसका डबल दिख रहा है, 61 और 61 दूनी। अब ये देखिए 2 गुणा ये हो जाएगा 8000, तो 8 दूनी 16000। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या हो सकता है? देखिए अधिकतम, न्यूनतम नहीं, कम से कम नहीं, तो अधिकतम क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये 5P9 3R7 2Q8, अब आना चाहिए 114, यही आना चाहिए ना। तो देखिए भाई 9 और 7 16 और 24 की 4 हासिल 2। अब कहने का मतलब यहाँ पर जो P R और Q का मान है ना, अब यहाँ तो 11 नहीं, तब तो हासिल एक आएगा, तो P R और Q +2 भी है, कुल मिला के 11 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तभी ना 11 आएगा, फिर हासिल चला जाएगा, और 5 दूनी 10 और 11 है ना, तो 11 तो ये आ जाएगा। अब देखिए भाई 11 कैसे आएगा, कुल मिला के ये 9 होना चाहिए, इतना 2 तो पहले से है, तो 9 Q का अधिकतम मान, हम लोगों को Q का जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान कितना ले सकते हैं भाई, हमारे पास 0 से 9 तक की रहता है, तो ये दोनों को आप 0 ले लीजिए, इसको भी 0 ले लीजिए, और इसको अधिकतम 9 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना। तो ये अधिकतम क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? अब अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या होता है जो किसी भी खुद से और एक को छोड़कर किसी भी अन्य सदस्य से भाग नहीं जाता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पर नहीं है बोल रहा है, तो किस में भागेगा, सब तो अभाज्य दिख रहा है ना, ये 241 है ना, ये तो अभाज्य है। ठीक, ये भी अभाज्य है। ठीक, ये भी, ये जो संख्या है, ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये किसके किसके बीच का गुणा है ना, 17 × 23 करेंगे है ना, तो आ जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/5 का सन्निकट है? तो देखिए 2/5 जो है सन्निकट मतलब करीबी है ना, करीब का वैल्यू कौन सा है? तो इसमें 2 दूनी 4/5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे, ये भी 5 × 20 है ना, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो इसका जो ये सटीक मान है ना, ये जो दिख रहा है ना 0 0, इतना बाबा हटा दोगे ना, जैसे दशमलव के बाद इधर को नेगलेक्ट कर देते हैं राइट साइड को, वैसे ही ये जो है ऑप्शन जो डी दिख रहा है ना, ये इसका सन्निकट मान है। ठीक है, निकट मान। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए 106 नंबर है। मान ज्ञात कीजिए 1 ऋण 1/2 1 ऋण 1/3 ऐसे एक एक करके ऑप्शन ये बढ़ते जाएगा। तो इसको देखिए, इसको देखिए लघुत्तम लेंगे 2 एकम 2 2 1 3, नहीं घटाएंगे 2 एकम 2 और माइनस कर देंगे तो 1/2 मिल जाएगा हमको गुणा। इसको देखिए 3 एकम 3 1 घटा दो तो 2/3 मिल जाएगा, 4 एकम 4 फिर वही, मतलब ये क्या हो जाएगा 3/4। इस तरह से क्या मिलते जाएगा, अगला जो है 4/5 ऐसे मिलते जाएगा सीरीज। और लास्ट में जो है ना, यहाँ पर जो भी संख्या आएगा m - एक एक घट रहा है, क्योंकि m है तो m - 1 रहेगा, तो ये सब संख्या एक दूसरे से क्या होता जाएगा, ऐसे कटते जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो 1/m बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी पहले 5 महीनों को औसत खर्च 1200 रुपया, अगले 7 महीने का 1300 रुपया, वह उस वर्ष कुल 2900 बचाता है, तो मासिक आय। अब देखिए भैया, इसमें 5 महीने का खर्चा है और 7 महीने का अलग से खर्चा है। 5 मंथ का है ना खर्च, देखते हैं कितना है 1200, तो 1200 गुणा 5 कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, माने 6000 रुपया 5 महीने में खर्च कर लिया। अगले 7 मंथ का 1300 रुपये के हिसाब से ना,
तो 13 सत्ते 91, इतना खर्चा कर दिया। टोटल 12 महीना हो जाएगा, 12 मंथ का है ना। कितना मिल जाएगा 12 महीने का? 1, और ये हो जाएगा 9 6 15, 15,100 रुपया ये आदमी क्या किया, खर्चा किया। और बचाया कितना है? 2900 रुपये बचत, 2900 रुपया। तो कहने का मतलब है कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0 यहाँ से 1 8, 18,000 रुपया। अब ये तो मासिक पूछ रहे हैं ना, ये तो वार्षिक आय हो गया इसका। मासिक कितना हो जाएगा? बस 12 से इसको भाग दे दीजिए, 18,000 डिवाइड बाई 12, तो 15 12 में 180 हो जाएगा। तो 1500 रुपये इसका क्या है, मासिक आय है। कितना है? 1500 रुपये मासिक आय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो खर्च जो है 15%, है ना, खर्च भी 15% वृद्धि हो जाएगा। उसकी बचत में कितना वृद्धि होगा? पहली बात हमको इसका जो है इनकम समझना है ना। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हल करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अब इसका जो आय है 100% लेते हैं, मतलब 100 रुपये के ले लेते हैं, है ना। अब खर्च 75% कर रहा है, कितना परसेंट? तो इसका खर्च 75 रुपया हो जाएगा 100 रुपये में। जैसे 100% इसका मान लीजिए आय है ना, 75% खर्च करेगा मतलब 75 रुपये हो जाएगा। अब अगला ये बोलता है ये बचत जो है ना, ठीक है, उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। तब देखिए अब क्या होगा। अब इसमें तो बचत पता चल जाएगा हमको कि दोनों घटाएंगे तो इसका बचत निकल जाएगा, जिसका भी मतलब नहीं है। तो बचत में वृद्धि पूछा है, ठीक। फिर हाल अब देखिए ये बचत हो गया। यदि आय 20% वृद्धि होती है, अब मतलब 100 रुपये था, 20% हो जाएगा तो 120 रुपये हो जाएगा। आय वृद्धि कितना हो गया? 20% करें ना, तो 20% किया तो ये हो जाएगा 100 + 20, है ना। तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। अब खर्च में वृद्धि 15% हो गया, 15% है ना। तो देखिए खर्च कितना था? 75 था ना। तो पहली बात इसका 75 का 15% निकाल लेते हैं, मतलब 15/100 कर लेते हैं। तो इसको काटिए, 25 तिया 25 चौके, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45/4, तो 11 चौक 44, है ना, 44, 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 4 5 20, ठीक है। तो 11.5%, ठीक। ये इतना जो है इसका हो जाएगा। अब नया खर्चा, चूँकि ये तो वृद्धि हुआ है ना, तो नया खर्च कितना जाएगा? पहले 75 था, अभी 11 बढ़ गया है, 11.25, तो दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो ये 33, है ना, सॉरी 83 हो जाएगा। कितना जाएगा? ये देखिए 2.5 तो रहेगा ही, 5 दूनी 10, 5 1 6, 5 1 6 और 8, 86.25 हो जाएगा, है ना। मतलब 75 धन 11.25 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 86.25। ये नया खर्चा है। अब नया बचत भी देख लेते हैं, है ना। नया बचत देखिए, अभी नया खर्चा, नया आय कितना 120 पर हुआ था, और अभी जो है 86 कितना लाए हम लोग? 25, और नया खर्चा है, इसमें पॉइंट लगा के 0 कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 5 हासिल, ये 7 हो जाएगा, फिर हासिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? ये 3 हासिल 1, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक, 33.75, ठीक। ये नया बचत हो गया, ठीक। अब बचत में वृद्धि कितना हुआ, है ना। बचत में वृद्धि भी तो पूछ रहा है ना ये। तो पहले बचत कितना था? 25 रुपये का था, अभी वृद्धि हो गई, कितना हो गया है? 25 से ये 33 हो गया है। तो बचत में वृद्धि, तो पहले 25 था, अभी 33 हो गया ना, है ना, इसको घटा देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 13 ये तो 8.7% की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकलेगा वृद्धि प्रतिशत? देखिए 8.75 की वृद्धि हुआ है, कितना में? 25% में, ठीक। गुणा 100 कर देते हैं, 25 से कम 25 चौक, अब इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक। 4 कितना गुणा करेंगे? इतना में, 4 5 20 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 0 हासिल 3, और 8 चौक 32 3 35, तो ये हो जाएगा 35% की वृद्धि, ठीक। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 35% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से इसका सलूशन था, लॉग वाला है। यदि लॉग 15 बराबर 125 के तो 3 पुस्तक में 3 माइनस किया, 3 प्लस के का मान कितना होगा? ठीक है,
तो इसको देखते हैं हम लोग बना के। यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको बनाते हैं। देखिए log 15 125 इज इक्वल टू के। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 5 के त्रिघात है, तो ये कितना जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, log 15 5 के। ये हमको क्या मिलेगा, अब ये 3 को उधर भी भेज दीजिए, k/3। ठीक, समीकरण 1। अगला देखते हैं, यहाँ से जो मान ज्ञात करना है, 3 माइनस के अपन 3 प्लस के, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, 3 तो जो अपने जगह, इस 3 का उभयनिष्ठ निकालेंगे, इस 3 को भी उभयनिष्ठ निकालेंगे, या तो ऐसा बोल सकते हैं इसका जो अंश और हर में 3 का भाग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस k/3 अपन 1 प्लस k/3, ये हो जाएगा। ठीक, कैसे भी कीजिए, और 3 उभयनिष्ठ निकलेगा, या तो 3 का भाग गएगा, 3 कट जाएगा, तो ये इसको इस तरफ से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि इसलिए इसको कैसे किया, k/3 लाने का मकसद ये था कि यहाँ पर है ना हमारे पास वैल्यू था, इसको रखने के लिए k/3 का वैल्यू था, तो इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस log 15 यहाँ पर 5 है ना, और यहाँ पर भी log प्लस है, यहाँ पर ना अंतर उतना ही है, ये भी 5 हो गया। अब देखिए 1 है, तो हम लोग जब इस 1 का फार्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी फार्मूला देखते हैं, log a का रहेगा फार्मूला, तब 1 होता है, मतलब उसी यहाँ पर बेस उसका जो मुख्य मान के साथ उतना ही रहेगा। तो हम लोग इसको 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं log 15 यहाँ भी और 15 यहाँ भी, ऐसा लिख सकते हैं ना, सेटअप है। ठीक है, अब इसके लिए मैथ्स के लिए आपको कॉपी पेन पकड़ के ही बैठना है। तो अब इसको क्या बना सकते हैं हम लोग, 3 तो उधर ही है, यहाँ पर लिखिए log 15, इधर भी 15 और माइनस इधर भी देखिए log 15, सेम बेस आ गया है ना, यहाँ पर 5 था, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी log 15, यहाँ 15 एक की जगह में रखेंगे, और यहाँ प्लस रहेगा log 15 5। ठीक है, अब देखिए सेम हो गया। अब हम लोग देखिए log a माइनस log b का हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी या माइनस बी है ना। तो क्या होता है फार्मूला, देखिए जो log का फार्मूला होता है log a माइनस log b बराबर होता है a अपॉन बी। ठीक है, अगर ये प्लस में रहेगा log a प्लस log b रहेगा, तो इसको a इंटू बी लिखेंगे, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 3 है ना, log यहाँ पर 15 ही रहेगा, ये a अपॉन बी हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा log 15 ही रहेगा। ठीक है, a इंटू बी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, 3 कॉमन ही रहेगा ना। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे, चूँकि यहाँ पर ए भी जो लिखा हूँ वहाँ पर 15 और 5 है, ठीक है, सॉरी ऊपर में तो ए 15 है और ये 5 है ना, तो इसको उसी रूप में लिखते हैं, गड़बड़ हो गया। तो ये हो जाएगा log 15 हाँ, तो यहाँ पर देखिए log, यहाँ पर लगाएंगे log a माइनस log b, मतलब log a अपॉन बी, मतलब 15/3, और नीचे में भी log 15, यहाँ पर दोनों एक साथ है ना, प्लस में है log a इंटू बी, तो 15 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 15, यहाँ पर हो जाएगा ये 5, ये 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log 15 में 75। अब देखिए log में बेस सेम रहता है, तब इसका क्या फार्मूला बनता है, जब फार्मूला में देखिए जब इस टाइप से जैसे कि फार्मूला होता है, हमको पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ log c में a है और log c में b है, तब इसका फार्मूला क्या बन जाता है, log जो नीचे में रहता है ना वो b यहाँ पर बेस बन जाता है, और यहाँ आ जाता है a। ठीक, तब यहाँ हमारे पास क्या होने वाला है, तब हमारे पास होने वाला है 3 तो पहले से है ना, वो कॉमन लेके चलना ही है उसको। log देखिए यहाँ पर b की जगह 75 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 75, और यहाँ पर 3 है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 3 को हम लोग उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, log 75 3 का पावर 3, तो हो जाएगा log 75 3 का पावर 3 मतलब 27। ठीक, तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x की घात 1/3 प्लस y की घात 1/3 बराबर z की घात 1/3 है, तो x धन y धन z की घात है ना के होल पावर में 3 प्लस 27 xyz का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो हम लोग इसको ले लेंगे है ना, x 1/3 प्लस y 1/3 बराबर z 1/3। अब दोनों पक्षों में ना घन करने पर, मतलब घात 3 लगाएंगे तो यहाँ z बचेगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो घन करेंगे तो देखिए ये a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा, इस टाइप से है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 1/3 प्लस y की घात 1/3, इसका कर दिए, और ये हो जाएगा 1/3 था, फिर 3 आ जाएगा, मतलब ये z हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है।
अब यहाँ पर देखिए ये क्यूब करेंगे मतलब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1 और 1/3 के साथ कट जाएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी स्टेप से है, ये 3 आ जाएगा, वाई का भी 1/3 है, फिर ये 3 प्लस 3ab, 1 के घात 1/3 वाई के घात 1/3 और a प्लस बी मतलब 1 के घात 1/3 प्लस वाई की घात 1/3 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये भी कट जाएगा, वाई बचेगा प्लस 3, है ना। यहाँ पर देखिए 1 के घात 1/3 वाई की घात 1/3 और इसको हम लोग जेड लिख सकते हैं जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है पहला समीकरण, इसको बना देते हैं इसमें, तो जेड के 1/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है, एक्स प्लस वाई हमको मिल गया है और 3 एक्स, है ना, यहाँ पर तीनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, अलग अलग पावर में, है ना, ठीक है, इतना आ जाएगा और इतना बराबर जेड है ना, इतना बराबर क्या है सब में जेड है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, जेड को इस तरफ ले आएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 एक्स के घात, ठीक है, तीनों में क्या है 1/3 का क्यूब है ना, इसको ऐसे करते हैं एक्स वाई जेड का 1/3 कॉमन लेकर रखते हैं ना। अब देखिए प्रश्न स्टेप से हमको बनाना था, अब दोनों पक्षों में फिर से घन करने पर, है ना, घन कर देने पर इस स्टेप के सेटअप करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब इधर हो जाएगा और -3 का यहाँ पर देखिए एक साथ क्यूब होने वाला है ना, एक्स वाई जेड यहाँ पर क्यूब। तो देखिए जब इसका क्या है 27 माइनस तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा 27 3 का क्यूब और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर 27 आया है, ठीक है। अब किसके इक्वल है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ से हमको फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस 27 एक्स वाई जेड बराबर इधर 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 0 दिया है, यही हमारा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब को 10% छूट पर बेचने पर 12% लाभ कमाता है। यहाँ उसके पुस्तक के लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य के अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, मुद्रित मतलब मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुद्रित मतलब उसको मार्केट प्राइस को हम लोग, ठीक है, और लागत मूल्य कॉस्ट ऑफ प्राइस होता है CP और यहाँ पर MP, ठीक। तो देखिए तो यहाँ पर बिक्री मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए फार्मूला क्या होता है, बिक्री मूल्य बराबर, ठीक है, बिक्री मूल्य जो है SP बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जो माल का प्राइस होता है ना। अब यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, ठीक, छूट, तो यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, तो यहाँ पर कितना जाएगा, माल का प्राइस MP लिखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 10% छूट दे रहा है मतलब 100 में 10 घटा दो, ठीक। तो कहने का मतलब ये 90%, ठीक है। तो एक सेलिंग हो गया है 0.9 मार्केट प्राइस का हो गया। दूसरा है कास्ट ऑफ प्राइस के साथ, इसमें 12% लाभ कमा रहा है, तो इसको SP1 करते हैं, इसको SP2 कर लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्राइस का इसमें लाभ कमाना है तो इसमें सेम रहेगा, बस इसमें जो प्रॉफिट को प्लस कर दो, तो कॉस्ट ऑफ प्राइस के साथ ये हो जाएगा 12%, तो ये कितना हो जाएगा 112/100, ठीक। तो पॉइंट को या तो पॉइंट में रहने देते तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, या तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, 1.112। अब क्या बोल रहा है, दोनों के बीच का अनुपात CP अनुपात MP, ठीक है। तो हम लोग इसी को भी ले सकते हैं, 90 वाला को 90/100 और यहाँ पर कितना था 112/100, तो कहने का मतलब 100 कट जाएगा यहाँ पर 112, ठीक है। इसको काट दो 45/56, ठीक, 2 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है और PT स्पर्श रेखा है, यदि RA ये वाला है ना PQ पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 अंश है, तो यहाँ पर देखिए QPT 45 अंश है और PQ का मान 10 सेंटीमीटर है, तो PAR का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए इसका हल देखते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ पर लंब है बोला है, ये 90 अंश का ऑलरेडी है, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ 45 अंश है, तो ये 20 का क्या आ जाएगा 45 अंश का, ठीक है, एक तो कन्फर्म है। और यहाँ पर जो PQ का वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर ये था, तो PQ बराबर दिया है यहाँ पर 10, ठीक है। और यहाँ पर जब PA का मान निकालेंगे हम लोग, PA, तो यहाँ पर 10/2 कर दीजिए, आधा है उसका 50% है, तो वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो A और P है, या PA बोलिए, और QA है, ठीक, ये जो यहाँ से यहाँ तक सेम दूरी पर है, मतलब 5 है, दोनों 5 5 10 है,
ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज है ना, तो देखिए यहाँ पर जब 45 है तो ये भी 45 है, तो ये क्या है, जब यहाँ 90 यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी 45 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 45 होगा क्योंकि यहाँ पर 45 है। तो इस सारी कंडीशन में जो है जो मान है ना, ये समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ओ ए है ना, ये जो ओ ए का मान है ना, वो पी ए के ही बराबर रहेगा, ठीक है। पी ए के बराबर रहेगा मतलब वो 5 ही रहेगा, ठीक। कहने का मतलब वही है। अब यहाँ पर ये वृत्त के त्रिज्या का काम कर रहा है ओ पी, त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ पी है, या ओ आर भी त्रिज्या है ना। तो इसका जो मान हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू 5 में ही है, तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 25। तब ये क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 5 50 हो जाएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा, है ना, 25 बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का है ना पी ए आर का क्षेत्रफल, यही पूछा क्वेश्चन में, है ना, पी ए आर का, ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई जो निकालेंगे हम लोग, ऊंचाई आर ए है ना, क्योंकि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है ना। तो उसके लिए आप जो है ऊंचाई जो है आर ए है, और आर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आर ओ प्लस ओ ए, मतलब ये आर तो ऊपर का ये आर त्रिज्या है, जैसे ये त्रिज्या था और इसका 5 निकाले थे, है ना, ओ आर 5 है, ठीक। अब यहाँ पर त्रिज्या आप निकालें 5/2 है ना, तो यहाँ पर निकाल दो, इसको 5 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, इसको 1/2 लिख देते हैं ना, 2/1 है की बात है। तो ये हमको ऊंचाई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऊंचाई। अब आधार भी निकाल लेते हैं। आधार यहाँ पर देखिए पी ए है ना, पी ए आधार है ये वाला, ठीक, जो कि 5 सेंटीमीटर पहले से है। अब देखिए जो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, पी ए आर का क्षेत्रफल निकालना है ना, एरिया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से, है ना। तो यहाँ पर 1/2 आधार हम लोग क्या निकाल लिए हैं 5, और ऊंचाई क्या निकाली √5 और 1+, ठीक है, सॉरी ऊंचाई में यहाँ तो 5 कॉमन था ना, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 5 × 5 × ये आ जाएगा 1+√2, ठीक है। तो 5 5 25 है ये, है ना, ये हो जाएगा 1+√2 और होल डिवाइड बाई 2, जो कि है ना ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सलूशन था, तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। 113 नंबर है, यहाँ सेट ए यादृच्छ तरीके से 3 विभिन्न संख्याएं चुनी जाती है, तो क्या संभावना है कि उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल तीसरी संख्या के बराबर हो। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में प्रायिकता का क्वेश्चन है, यहाँ पर यादृच्छ मतलब यहाँ पर रैंडमली होता है, कहीं से भी कुछ उठा लो। तो देखिए यहाँ पर जो सेट है वो 1 से 10 तक की गिनती है, 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुल अवयव 10 हैं, कुल अवयव क्या है बराबर 10। तो यादृच्छ तरीका से 3 संख्या चुनने की संभावना, ठीक है, यादृच्छिक, ठीक है, तरीके से 3 संख्याएं चुनने की संभावना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 9 × 8 डिवाइड बाई 3 × 2, है ना, फैक्टोरियल में स्टेप सॉल्व करते हैं। तो 3 तिया और 2 चौके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 120 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में बोला है क्या संभावना उनमें से 2 संख्या गुणनफल तीसरी के बराबर हो। जैसे 3 संख्या चुनते हैं, 3 संख्या 1 से 10 तक है, तो ऐसा संख्या होना चाहिए जिसको 2 संख्या गुणा करने पर तीसरा संख्या मिलना चाहिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि 2 × 3 तो 6 1 मिल जाएगा 10 तक की संख्या में। दूसरा है 2 × 4 करेंगे 8 मिल जाएगा, वो भी 8 भी है, देखिए यहाँ 2 × 5 करेंगे तो 10, ये भी है ना। तो 3 संख्या यहाँ पर मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है ना कुल यहाँ पर देखिए बराबर हो, है ना। तो इसकी जो संभावना जो है, संभावना है ना क्या मिल रहा है यहाँ पर 3, है ना। तो 3 बटे यहाँ पर आया था 120, तो घटाएंगे 1/40, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर c और tan a = k tan b तथा a - b = 5, तब sin c बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, क्या दिया है a + b बराबर c दिया है, और यहाँ पर tan a बराबर k tan b, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, tan a
अपॉन 10b, इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको योगांतर अनुपात लगाते हैं ना, योगांतर अनुपात है तो क्या आ जाएगा योगांतर अनुपात में, है ना। योगांतर अनुपात कैसे लगता है, ये हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b, इधर का क्या आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन में चेंज कर देंगे। तो साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a बटे कॉस a, है ना, और इसको साइन b अपॉन कॉस b हो जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा, साइन a अपॉन कॉस b माइनस साइन b अपॉन कॉस b। ठीक, अब इसको देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a साइन b हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस ए और कॉस b का डिवाइड होगा, यहाँ पर भी कॉस a कॉस b होगा, है ना, ये a है तो कट जाएगा, उसको नहीं लिख रहे हैं ना। यहाँ पर भी साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a, है ना, और साइन b, ये हो जाएगा। अब इधर तो वही रहेगा ना k प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये साइन a प्लस b का फार्मूला है ना, और ये हो जाएगा साइन a माइनस b का फार्मूला है, हो गया, बराबर k प्लस 1 अपन k माइनस 1, ये हो जाएगा। अब देखिए a प्लस b बराबर क्या दिया है, अगर a प्लस b बराबर c दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b मतलब साइन c हो जाएगा, साइन c होगा, और a माइनस b क्या दिया है फाई, मतलब ये हो जाएगा साइन फाई, और बराबर, ठीक, इधर का तो वही रहेगा जो होना है k प्लस 1 अपन k माइनस 1, तो साइन यहाँ पर लिख दिया साइन c बराबर, ठीक, साइन फाई, और यहाँ पर k प्लस 1 k माइनस 1। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा टाइम टेकन है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए दोनों अंक गणितीय श्रेणी के कुल उभयनिष्ठ आपको ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर 1 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 का 11 है, मतलब 3 संख्या बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 2 में 3 5 7 9 11, है ना, इस टाइप से। तो ये जो ये सीरीज है ये विषम संख्या का है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें +3 जा रहा है और इसमें ये विषम संख्या है, और दोनों का उभयनिष्ठ जो दिख ही रहा है 5 से शुरू हुआ है ना। 5 यहाँ पर देखिए 9 के बाद 11 आता, 11 के बाद 13 आता, तो पहले तो 5 आएगा, है ना। 5 के बाद, क्योंकि आप पूरा को लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिखिए, है ना, क्योंकि उभयनिष्ठ हमको चाहिए, तो उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो यहाँ पर देखिए सबसे शुरू क्या मिला 5, सबसे शुरू क्या मिला 5 मिला है, फिर 11। अब अगला क्या मिलेगा, देखिए 6 का अंतर है। ठीक, तो अगला क्या मिलेगा, ठीक है 6 का अंतर है। अब ये हमको समझ में आ गया है, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो अगला जो मिलेगा 17 मिलेगा, फिर अगला जोड़िए 23 मिलेगा, फिर अगला क्या मिलेगा 29 मिलेगा, है ना, फिर 35 मिलेगा, फिर 41 मिलेगा, फिर 47 मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से सबको लिखना है। फिर 47 के बाद इसमें 53 मिलेगा, है ना। सम संख्या बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाओगे तो जैसे 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये विषम संख्या, इसलिए विषम संख्या की सीरीज 6 का अंतर लेंगे, 59 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, लिखना है। 77 हो जाएगा, ठीक है, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक, फिर 6 का अंतर करेंगे तो 101, है ना, क्या हो जाएगा 101 आ जाएगा, लास्ट में 101। यहीं तक का तो कॉमन निकालना था हमको। अब इसको गिन लीजिए टोटल, है ना, तो टोटल गिन लीजिए हम आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितना उभयनिष्ठ आ रहा है, कुल 17। ऑप्शन नंबर भी दिया हुआ है, तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में वर्ग ABCD के अंदर FG और CG की लंबाई 3 और 5 इकाई है, तो EF की लंबाई कितनी होगी, ये वाला EF का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक वर्ग है ना, ये वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 प्रकार से देखिए, यहाँ पर वर्ग भी दिख रहा है, ये त्रिभुज भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है, जो F और G है वो 3 सेंटीमीटर है, या 3 है ना, और G और C है 5 है। कुल मिला के जो FC होने वाला है वो दोनों का योग होगा, है ना। ठीक है,
8। अब मान लेते हैं इसका भुजा को एस, सब तरफ को क्या मानते हैं एस। अब यहाँ पर देखिए चित्र में ये 90 अंश का ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो चूँकि दो त्रिभुज बनेगा डी एफ सी, ठीक है, ये डी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया और त्रिभुज, ठीक है, ए एफ ही, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, क्योंकि यहाँ दोनों 90 अंश का बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है ना दोनों। और इन लोगों का जो शीर्षभूमि कोण है ये वाला है ना, ये एक दूसरे है ना शीर्षभूमि कोण है, तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि ये जो भुजा है वो क्या है, ये सर्वांग सम में है ना। तो इसमें हम लोग भुजाओं का जो अनुपात है ना, भुजाओं का अनुपात ये क्या होने वाला है, जो ई एफ है, ये ई एफ दिख रहा है ना, डिवाइड बाई एफ सी, ठीक है, ये त्रिभुज के नियम से है। और ए एफ देख लेते हैं, ये जो ए एफ है अपन डी एफ कर लेते हैं, हो गया। और वैसे ही ए ई दिख रहा है आपको, ठीक, अपन डी सी, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पर ई एफ का हमको पता नहीं है, ई एफ बराबर एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और ये तो 8 है, तो ये हो जाएगा x/8 हो जाएगा। और यहाँ पर ए एफ डिवाइड बाई डी एफ, ठीक है। तो ये जो डी एफ है उसको लिख दिए डी एफ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एफ का मान निकालेंगे, ए बराबर x/8 डी एफ हो जाएगा, हो गया। अब देखिए चूँकि यहाँ पर ए एफ प्लस डी एफ बराबर ए डी बराबर 5, ठीक। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तब क्या लिख सकते हैं, 1/8 है ना, डी एफ प्लस डी एफ बराबर, ठीक है, एस। तो अब आगे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो भुजा हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए डी एफ को कॉमन ले लेते हैं, डी एफ को क्या लिखते हैं कॉमन, तब हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 + 1/8 एस, ठीक है। अब अगला देखते हैं ना, एक और चित्र में देखिए, जो यहाँ पर जो बन रहा है चित्र, तो यहाँ पर देखिए इस चित्र को छोटा रूप में देख रहे हैं हम लोग, है ना। ये डी है, यहाँ से कलम कीजिए पी, है ना, यहाँ पर जी, यह सी है और यहाँ पर एफ है, ठीक। तो इतने में हम लोग यहाँ पर, यहाँ दो त्रिभुज मिल रहे हैं आपको, त्रिभुज जी डी सी और त्रिभुज एफ डी सी, एफ डी सी और जी डी सी, ठीक है, जी पी डी, ठीक है, जी पी है, ठीक है, जी पी डी। तो अब देखिए ये दोनों को मिल गया जी पी सी और एफ डी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखिए ये दोनों भी सर्वांग सम है। अब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात करते हैं, भुजाओं के अनुपात, है ना, दोनों लगाते हैं, जी सी अपॉन एफ सी बराबर जी पी अपॉन डी सी, ठीक है, या सी डी, और जी पी अनुपात एफ डी, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन 8, ठीक है, एफ सी तो 8 है, यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, एस माइनस पी डी अपॉन एस, सी डी तो एस है ना, ठीक। अब इसको देखो आगे, इसका क्या करेंगे, इसका आगे क्या हो जाएगा, ये जी सी 5 है ना, ठीक है, तो जी सी 5 है, ये 5 है ना, इसलिए है। तो ये क्या हो जाएगा, अब 5s, इसको इससे रख देता हूँ मैं ताकि मिला नहीं, 5s बराबर 8s माइनस 8 किस में गुणा जाएगा, पी डी, ठीक है, 8 पी डी बराबर 8s माइनस 5s बराबर 3s हो जाएगा, है ना, 3s हो जाएगा। तो पी डी यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, 3s/8। अब देखिए यहाँ पर जी पी अपॉन एफ डी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब तो एफ डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी बराबर क्या हो जाएगा 3s/8, ठीक, इंटू 8/5, 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3s/5, ठीक।
अब देखिए समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक, और बस त्रिज्या गुणा करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर है, 8 एस अपान एक्स प्लस 8 बराबर 3 एस अपान 5। तो एस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 3x मतलब 8 5 ये 40 हो जाएगा, है ना, और इधर क्या हो जाएगा 3x प्लस 24। तो 3x बराबर जब 24 इधर से घट जाएगा तब क्या बच जाएगा 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/3, ठीक है, x बराबर 16/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16/3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका थोड़ा सा आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 117 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है एक फाउंटेन पेन जिसकी पीछे की हिस्सा बैरल के आकार का बेलनाकार है, आधार की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर और बैरल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इतने लंबे बैरल वाले पेन से 300 शब्द लिखे जा सकते हैं। तो स्याही से भरा एक बैरल जिसकी धारिता 15.4 सेंटीमीटर, कितने शब्द लिखने का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना प्रयोग किया जा सकता है, तो चलिए इसका हल करते हैं। देखिए धारिता है, यहाँ पर एक बेलन बन रहा है, बेलनाकार बोल रहा है, तो इसको हम लोग त्रिज्या दिया हुआ है हमारे पास, है ना, और ऊंचाई भी दिया हुआ है, लंबाई मतलब ऊंचाई, तो इसकी धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जो बेलन की धारिता कितना होता है, बेलन की धारिता जो होता है, ठीक है, बेलन की धारिता जो होता है, यहाँ पर देखिए आर दिया है 0.7 सेंटीमीटर में और एच दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन की जो धारिता है, धारिता यहाँ पर मतलब वैल्यूम, धारिता मतलब वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान 22/7 होता है, आर यहाँ पर दिया 0.7 के स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार हम लोग, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/7, तो वर्ग करना है ना, और 5, तो हो जाएगा 22/7 गुणा 7/10 गुणा 7/10 गुणा 5, 5 एकम 5 दूनी हो जाएगा, 7 कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा जो धारिता कितना 22 गुणा, ठीक है, 2 एकम 2 11 भी कर दो, तो भी बराबर क्या बच जाएगा 11 बटे 10 और 7, तो ये हो जाएगा 77/10। तो भी बराबर 7.7, ठीक, ये हो गया। अब 7.7 जो धारिता है, स्याही से शब्द कितने शब्द लिखे जाते हैं, है ना, CM3 भाई, स्याही से 300 शब्द लिखे जाते हैं। तो एक क्यूब स्याही से 300/7.7, तो यहाँ पर बोल रहा है 15.4 स्याही से कितने शब्द लिखेंगे, तो इसको गुणा कर दो 54। देखिए 77 54 दूनी होता है ना, पॉइंट लगा है, मतलब दो बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3, मतलब ये हो जाएगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक दिन में बी द्वारा किए गए कार्य का 3 गुना कार्य कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस कार्य को 2/5 भाग को 9 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए कार्य क्षमता को अगर देखा जाए तो ए जो है बी का 3 गुना करता है ना, बी का 3 गुना कर रहा है, मतलब अगर ए जो है मान लीजिए ए का काम जो है, ए का काम मान लेते हैं 3x, इसको अनुपात में लेंगे ना, A/B भी कर सकते हैं, 3/5 देखा है ना, इससे भी आपको जल्दी समझ आएगा। बी का काम जो है x, ठीक है, कुल मिला के कार्य जो क्षमता है A + B का कार्य, तो ये हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x कर सकते हैं लोग दोनों मिलकर। अब दोनों मिलकर प्रश्नानुसार दोनों मिलकर कितना भाग को कर रहे हैं 9 दिन में, है ना, मतलब 2/5 भाग 9 दिन में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 9 दूनी 18, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना भाग को कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है 9 दिन में करते हैं, है ना। ये देखिए 2/5 भाग को 9 दिन में, तब इनका जो कार्य है ना 45/2 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 5/2 करेंगे 9 × 45 मतलब 22.5, ठीक, इतना कर रहे हैं। अभी इनका कुल कार्य जो है 4x के बराबर है ना, तो हो जाएगा 5 × 20 की शून्य हासिल 2, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल 5 दूनी 10 11 10 नहीं सॉरी 4 × 5 = 20 की शून्य, है ना, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 की शून्य हासिल है 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10 की शून्य हासिल है 1 और 4 × 4 4 दूनी 8, 8 9, तो 90 दिन, ठीक है 90। तो अब बी का कार्य देखो, बी का कार्य पूछ रहे हैं ना, है ना, ये 90 और उसका कार्य क्षमता तो 100 के बराबर है, तो 100 कट जाएगा, मतलब ये 90 दिन इसको लगेगा, ठीक है। बी का कार्य क्षमता कितना लगेगा 90 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगर ए का पूछता तो 30 आ जाता, क्योंकि 3 100 का बटे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर का है, 119वां है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 28 है, √x ले लीजिए आप, प्लस 14 26 बराबर 28, ठीक है, 72
गुणा 3/4 करेंगे, इसको घटा देंगे 2 7 4 7 28 4 शून्य शून्य नहीं 4 7 28, ठीक है 4 7 28 और 4 एकम 4 3/4 अट्ठे है ना 32, 4 अट्ठे 32। तो ये हो जाएगा 718 गुणा 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 54 7 21 21 है ना। अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, 14 26 को घटा दीजिए। तो जब 14 26 को आप घटाएंगे तो यहाँ पर 14 में से 6 गए तो 8, हासिल आए 1, 5 में से 3 गए तो 2 और 11 में से 4 गए तो 7, ठीक है तो कट जाएगा। तो अंडर रूट 1 बराबर हो जाएगा 728/28। 7 से काट दीजिए, 7 चौक 7 एकम 7 7 शून्य शून्य 7 चौक 28, मतलब 104/4। इसको भी काट देते हैं हम लोग, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 है ना। अब यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 4 24 26। तो रूट 1 बराबर 26 आ रहा है, तो इसको रूट घटा देंगे स्क्वायर करके, तो 26 की स्क्वायर मतलब 676। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक टंकी को भरने में पहले पाइप से दूसरे पाइप 3 गुना तेज भरता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ उस टंकी में भरने के लिए 36 मिनट का समय लगता है तो धीमी गति वाला पाइप उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल में मान लीजिए 2 पाइप है यहाँ पर ना, एक ये फास्ट वाला है, ये स्लो वाला है, वो 3 गुना है। तो यहाँ देखिए ए का जो मान लीजिए पाइप भरने का जो, ठीक है, वो 3 गुना है बी से भरने की क्षमता। तो मान लीजिए A/B बराबर 3/1, मतलब जो है ए अगर 3 गुना काम करेगा है ना, तो ये 1 ही काम करेगा, ठीक है, इस स्टेप से, ठीक है। इसका कार्य क्षमता 3 के बराबर इसका कार्य क्षमता, मतलब अगर दोनों को एक साथ भरने के लिए काम करेंगे तो कुल 4 भराएगा। अब देखिए दोनों पाइप को एक साथ है ना, दोनों को एक साथ मान लीजिए भरने में काम में लगा देते हैं, तब यहाँ पर 36 मिनट का समय लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 4 3 12 तो 14, ठीक है। तो 144 मिनट लगेगा। अब धीमी गति वाला, तो धीमी वाला जो कौन सा यहाँ पर धीमी पाइप बी है, तो बी को भरने में कितना लगेगा, वो तो एक कार्य करता है ना एक बार में, ठीक है। तो 144 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गणित का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था जो कि बहुत ही मज़ेदार था। तो साथियों यह है भाग बी, सामाजिक विज्ञान है ना। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ठीक है। 20 क्वेश्चन का रहेगा, 20 क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 121 नंबर में, महाजनपदों को उनकी राजधानी के साथ सुमिलित करना है हमको। तो देखिए सुमिलित करना है, यहाँ पर देखिए वज्जी है ना, तो वज्जी है वैशाली है इसका, ठीक है। और मगध, तो देखिए मगध क्या है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। कुरु का राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ, और कौशल का क्या है, श्रावस्ती, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन जो है सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसको छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये है राजिम में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजिम, जो कि कहाँ है ना, गरियाबंद जिले में है ना, गरियाबंद जिला, वर्तमान में गरियाबंद जिले में, ठीक है। तो गरियाबंद में राजिम है, छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। भोरमदेव का मंदिर कहाँ है, कवर्धा में है, ठीक है, कवर्धा जिला में है, ठीक। और इसका जो निर्माण काल किनके शासनकाल में हुआ था, तो फणी नागवंश, ठीक है, किनके फणी नागवंश काल में हुआ था। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है, ठीक है। तो देखिए इसमें है ना, इसका सही क्रम हमको छांटना है। तो यहाँ पर देखिए ये भुक्ति विषय विधि ग्राम, ठीक है, तो एकदम सही क्रम है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंजारों का कारवा कहलाता है, तो जो बंजारों का कारवा होता है ना, वह क्या कहलाता है, टांडा, ठीक है, टांडा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टांडा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है, तो धारवाड़ किसके लिए है, इसका जो अयस्क है वो है लोहा अयस्क है, सोना है, चूना पत्थर है, तो सभी के लिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं, तो टमाटर की राजधानी है लुडेंको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। अब इसको देखिए, पैरी नदी है ना, तो पैरी नदी जो है कांदावाड़ी पहाड़ी, ठीक है, इसका उद्गम हो जाएगा, ठीक है, पैरी नदी कांदावाड़ी पहाड़ी। केलो नदी, तो केलो नदी पंडरापाट, केलो नदी पंडरापाट।
अगला है तीसरा ईब नदी। तो ईब नदी है लुडेंग पहाड़, और हाप नदी है तो भातरीगढ़ पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म बताइए। अब इसमें हम लोग क्या छाटना है, गलत, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी, ठीक है। प्रशांत महासागर, बेरिंगन संधि, ये भी ठीक है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है। अटलांटिक महासागर, काला सागर, ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सही आंसर हो जाएगा, गलत युग्म चुनना था हमको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम लोग लंदन में कितना बजे हैं, अभी 10 बज रहे हैं। और जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है ना, वो उनके अनुसार जब देखिए वहाँ पर उनसे हमारा जो है 5.5 घंटा क्या है आगे है, क्या है आगे है। तो जब वहाँ से 10 बज रहा है, वहाँ कितना बज रहा है 10, तो हमारे यहाँ कितना जाएगा, वहाँ जोड़ देंगे 10 के बाद 11 12 है ना, 1 2 3 और आधा घंटा और, तो 3:30, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को किसने वन मैन आर्मी कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला है इनमें से गुलामगिरी की पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुलामगिरी के जो रचयिता है वो है ज्योतिराव फूले। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जिला मजिस्ट्रेट का कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए जिला मजिस्ट्रेट का कार्य कौन सा नहीं करता है? तो सबसे पहले आपके ऑप्शन में है भू राजस्व वसूल करना, गरीबी उन्मूलन, है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो ठीक है ना, वसूल करने, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम संचालित करने भी ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने भी ठीक है ना, स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन, है ना, ये काम नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? ठीक है, तो अधिनियम 1989 था, और ठीक है वो तो ठीक इतने में दिया हुआ है, लेकिन उसका जो संविधान संशोधन था 61वां था। कौन सा था, 61वां, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना सदस्य मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो 12, ऑप्शन सी 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑपरेशन गंगा है ना, यूक्रेन निकासी मिशन, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस है, तो ये हो जाएगा आपका मालदीव तख्ता पलट के प्रयास को बेअसर करना। ऑपरेशन मैत्री है, ठीक है, यह है नेपाल में राहत और बचाव कार्य करना। और ऑपरेशन कावेरी है, तो ऑपरेशन कावेरी है सूडान निकासी मिशन, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताज हवाई अड्डा स्थित है, तो ताज कहाँ स्थित है? ताज हवाई अड्डा जो है ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए, सरकारी बॉन्ड बाजार, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। पूंजी बाजार में उपरोक्त में से कितने शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉल मनी मार्केट केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर विकल्प दिया गया है, मिलान करते हैं इसमें। पूर्ण लाभ, तो एडम स्मिथ हो जाएगा। बिग पुश का सिद्धांत, बी में क्या दिया है, बिग पुश का सिद्धांत, तो हो जाएगा पीएन रोंटेजन, ठीक है। निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत, द रिचर्ड आर नेल्सन, और संतुलित विकास का सिद्धांत है रेगनर नक्से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कलिंग पर अशोक ने कब विजय प्राप्त की?
तो देखिए कलिंग विजय जो है 261 ईसा पूर्व में अशोक ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन आया हुआ था और ये जो है पूरा पार्ट जो है समाप्त होता है। ठीक है, आपको निश्चित रूप से सभी भाग को, और आपको आप देखिए सभी भाग को, और यह हेल्पफुल करेगा भी पेपर के लिए। प्री बीएड जो होने वाला है सुंदरलाल शर्मा का है ना, विश्वविद्यालय का, तो आप सभी भागों को जरूर देखिए। ओके, थैंक यू।